हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे लीनियर इक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमने क्या कर ली थी, फिनिश कर ली थी। अब उसके बाद मैंने कहा था कि इसमें से कुछ क्या आए हैं, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड आए हैं। वेक्टर स्पेस वैसे हमने अलग से टॉपिक फिनिश किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ हमारे पास नहीं है पॉइंट्स, जो कि वेक्टर स्पेस से हैं। और जो हमने पहले वेक्टर स्पेस किया है ना, उसको वैसे हमारे पास अगर हम देखें तो उसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपके सिलेबस में वेक्टर स्पेस करके बोला है, तो इसलिए मैंने वेक्टर स्पेस करके वो पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। वैसे वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। अब वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस के रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, तो आप उसके साथ नोट्स बना सकते हो या इनइक्वालिटी के साथ बना सकते हो। तो वो मैं नोट्स दिखा देता हूँ अभी आपको, जो मैंने मीन्स की जो भी सिलेबस लिखा है, ये लीनियर इनइक्वालिटी का सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है क्या, ये सारा के सारा जितना भी हमने किया ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारे पास क्या था, हमने जो पिछली वीडियो की है ना, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया लीनियर इनइक्वालिटी, सारा का सारा उसी में से किया है। और एक क्वेश्चन भी उसी में से आया, मैंने कहा था कि 4 क्वेश्चन आया। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, तो ये है हमारे पास। अब इसमें क्या है, देखो, सबस्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिक डिमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारा का सारा क्या आता है हमारे पास, वेक्टर स्पेस से आता है। तो ये टॉपिक अब हमारे पास जो रह गया इतना टॉपिक, वो हमने अब करना है आज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं करवाने लगा हूं। तो लीनियर इनइक्वालिटी हो चुकी है, अभी वेक्टर स्पेस करना है। तो वेक्टर स्पेस होता क्या है, मैंने बताया कि जो पहले था टॉपिक वो क्या था, वेक्टर अलजेब्रा था। वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए ग्रुप, रिंग और फील्ड। ये तीनों टॉपिक आपको आने चाहिए। अगर आपने नहीं देखे तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे मैंने करवाए हुए हैं, और वहां पे मैंने क्या किया है कि छोटी छोटी वीडियो है, तो उसमें क्या किया है, अगर हमारे पास वीडियो छोटी है तो उसमें मैंने समझाया भी एक एक टॉपिक डिटेल में है। तो हो सकता है कि वो मैं जहाँ पे पेड पे ना भी करवाऊँ, क्योंकि अगर मैं वहां जब भी जहाँ करवाऊंगा तो मैं जल्दी में करवाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसको आई थिंक 10-12 वीडियोज लगी हुई हैं। तो जो इतनी डिटेल में मैंने वहां समझाया होना, तो वैसे ही मैंने पेड में भी समझाना, तो आप वो ओपन प्लेटफॉर्म से देख लेना। बाकी वही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ जो हम एमसीक्यू वो आपको मिल जाएंगे, वो मैं किसी तरह आपको सेंड कर दूंगा। बाकी ये आप ओपन प्लेटफॉर्म से देख लेना, उसी के बाद आपको वेक्टर स्पेस समझ में आएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही ग्रुप रिंग फील्ड का यूज होता है। तो इसलिए वो आप देख लेना वहां से। अभी मैं आपको सीधा ये करवाने लगा, तो आई होप कि आप देख लोगे पहले उसको, फिर ही देखोगे। वो ओपन प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट सेंड कर सकते हो आप, सीधा प्लेलिस्ट लिखोगे ग्रुप थ्योरी मास्टर कैडर के रिलेटेड, मास्टर कैड ग्रुप थ्योरी फॉर मास्टर कैडर बाय के पाठशाला लिख देना, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे जिन्होंने किया हुआ सब्सक्राइब तो उनको पता ही होगा, तो आई थिंक देख भी ली होगी उन्होंने। तो वेक्टर स्पेस अब हम करते हैं। तो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको पहले हम डिनोट कैसे करते हैं, तो हम क्या इसको लिखते हैं VF के साथ। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं कि वी से वेक्टर स्पेस होता है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। एफ का मतलब होता है फील्ड, इसलिए मैंने कहा कि फील्ड का यूज होगा इसमें। तो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड इसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलना चाहें। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसमें होना क्या चाहिए हमारे पास, तो सबसे पहले तो फील्ड के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो अब मैं बताता हूं। तो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, तो वेक्टर स्पेस हमारे पास जो ओवर फील्ड के ऊपर आएगा, तो वो हमने अभी करना, सॉरी फील्ड लिख दो, फील्ड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, VF लिखो चाहे। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो भी लिखने लगा हूं। तो डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस नेचुरल नंबर का लो, इंटीजर का लो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, ग्रुप होता है ना जो हम लेते हैं। तो वो मान लिया हमने कोई ए ग्रुप है। अब ए हमारे पास ग्रुप क्या होना चाहिए, एडिशन के साथ। जैसे मैंने बताया था कि G इज अ ग्रुप विद बाइनोमियल कंपोजिशन, जे थी हमारे पास, तो इस तरह से हम कहते थे इसको ग्रुप है। उसी तरह से हमारे पास ये कोई ए ग्रुप है विद बाइनरी कंपोजिशन एडिशन। तो एडिशन के साथ क्या कह रहा है कि ए प्लस, और जहां पे क्या आएगा साथ में मल्टीप्लाई। अब वेक्टर स्पेस में क्या होता है, 3 आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अभी पॉइंट रहने देते हैं। जे हमारे पास वेक्टर स्पेस में क्या आता है, एडिशन का भी आता है और मल्टीप्लिकेशन, दोनों के हमारे पास ग्रुप में बनने चाहिए। मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे ग्रुप में मैंने बताया था कि 4 होती है, अगर एक एक्स्ट्रा आ जाए बिलियन वाली, तो वो क्या आ जाती है, 5 हो जाती है प्रॉपर्टीज, अगर बिलियन में देखना है हमने ग्रुप। तो अब फील्ड क्या है, फील्ड होता है हमारे पास अ ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। किसके लिए होता है, तो वो देखते हैं। इस फील्ड कब होगा, इस फील्ड इफ, ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि उसने बोला वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, तो पहले फील्ड का पता होना चाहिए। तो वो मैं बताने लगा हूं कि ये हमारे पास क्या है, इस फील्ड कब होगी, इफ हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास जो भी ग्रुप दिया है वो क्या होना चाहिए, प्लस के साथ अगर उसकी बाइनरी कंपोजिशन लेने जाए, तो वो क्या बननी चाहिए हमारे पास,
अबिलियन ग्रुप बननी चाहिए। अब ग्रुप क्या होता था, मैंने कहा कि वहां वीडियो देख लेना, क्योंकि काफी एक्सप्लेन में बताया है। आधे घंटे की आई थिंक वीडियो है जो हमारे पास स्टार्टिंग में उसकी इंट्रो ही है, तो वो जहां पे मैं नहीं बताऊंगा वहां पे मैंने ज्यादा डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो अब मैं मान के चलूंगा कि वो आपने देखी है तभी मैं समझा पाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आपको, तो वो आप देख लेना है पक्का। तो अबिलियन ग्रुप होती है हमारे पास 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो ए हमारे पास अंडर एडिशन से अगर बिलियन ग्रुप बनाएगा पहले, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि ए हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के साथ, कि जहां प्लस करते हैं वहां मल्टीप्लीकेशन के साथ वो ग्रुप बनाना चाहिए। अब बिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी, तो ग्रुप में कितनी होती है 4 प्रॉपर्टी, जहां 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जहां 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और थर्ड क्या होता है हमारे पास कि वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी लिख लो या कुछ भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दो साथ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा हमारे पास, ठीक है। अब वो होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो भी बता दूं। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो दोनों का करना है हमने। तो इसमें क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी दोनों आ गए ना। अब इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, इस तरह से लिख रहे हैं हम इसका मतलब बोलने जाए तो क्या हो गया, जो अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है तो ए बी प्लस का साइन और ए सी, जे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक अलग से हो गया ना फार्मूला। अब कितनी बनी देखो, जे 5 जे 4 9 और जे 10। तो अगर 10 जे हमारे पास पूरे की पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड बनेगा, ठीक है। मीन्स कि अभी जो फील्ड बनेगा। अब हमारे पास ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी या 5 प्रॉपर्टी है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप देख लेना, वो वीडियो मेरी ओपन वाली, ठीक है। उसके बाद अबिलियन ग्रुप क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम करते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। अभी हमने जो बताया कि फील्ड इस तरह से बनता है, वहां पे मैंने आपको जो फील्ड अलग से करवाई है ना, वो वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से है, ठीक है। जो हमारे पास वेक्टर स्पेस इस तरह से आता है। तो अब हमारे पास आगे करते हैं कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड होता क्या है, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड हमारे पास दो तरह से होता है, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ये सारा कुछ एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन अगर मैं समझा रहा हूँ तो मैं बेसिक से समझाऊंगा, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये इंटरनल एक्सटर्नल जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में आया नहीं हुआ और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन समझाना बनता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, इसमें मैं ज्यादा इसलिए करवाऊंगा भी नहीं, जो हमारे पास मीन्स की बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ही दूंगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, आप पे लोड बनेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वेक्टर स्पेस कह रहा है हमारे पास कोई भी ग्रुप लिया है, जैसे एक रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, अगर डोमेन उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, उसी ग्रुप को सेटिस्फाई करेगी। तो जो कह रहा है हमारे पास मतलब इसका है, इसको अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहिए, फंक्शन हमने कोई लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई कोई फॉर्म, एक्स भी बी से और वाई भी बी से, इक्वल टू क्या बनेगा, जहां तो एक्स वाई बनेगा, जहां हमारे पास क्या बनेगा और एक्स प्लस वाई, ठीक है। जहां दोनों भी बन सकते हैं हमारे पास, तो फॉर एवरी एक्स और वाई जो हमारे पास है वो कहां से लेगा, तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस से आएगा। ये इंटरनल के लिए होता है, ठीक है। बस ये आप फार्मूला याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट इंटरनल के लिए, दूसरा क्या हो गया हमारे पास एक्सटर्नल के लिए। तो एक्सटर्नल के लिए बात करें हमारे पास, एक्सटर्नल के लिए बात करें, एक्सटर्नल के लिए हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास लेंगे फंक्शन एफ सच डैट होता है, इसका मतलब इतना पता होगा आपको, सच डैट वेक्टर स्पेस विद हमारे पास किसके आ गया, पहले वेक्टर स्पेस कार्टेशियन तक उसी ग्रुप के साथ था, अब वेक्टर स्पेस आ रही है विद फील्ड के साथ। तो ये भी हमारे पास कह रहे हैं कि जो रेंज इसकी आएगी वो वेक्टर स्पेस से ही आएगा, लेकिन अब इसमें हमारे पास ये चीज चेंज हो जाएगी ना। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, मान लो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एच के ले लिया अभी हमने, जहां एक्स वाई लिया, तो जहां एच के ले लिया तो इक्वल टू क्या कह रहा है कि एच के ही आएगा, जहां से हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट से आएगा, तो एच कहां से आ गया, वी से, और जो सेकंड वाला होगा सेकंड से आएगा, तो सेकंड क्या है हमारे पास, के कहां से आ गया, फील्ड से। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बस इतनी चीज याद रखो, इसमें और कुछ ज्यादा आपने याद नहीं रखना है। अब जो आपके सिलेबस में बताया गया, सीधा बताया गया था सब स्पेस, तो अब हम करने लगे सब स्पेस, ठीक है। तो सब स्पेस अब ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो समझाना जरूरी था, क्योंकि ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, सब चीज में थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता था ना इसमें कई बार, तो इसलिए वो पता होनी चाहिए आपको। तो करते हैं अभी हम सब स्पेस, इसको ध्यान से रखना है आपने, बाकी आपको मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स, पता चल जाएगा। सब स्पेस क्या है, अब कह रहा है कि लेट वेक्टर स्पेस बी एफ हमारे पास बी एफ वेक्टर स्पेस है, जैसे सीधा लिख सकते थे हम इसको, वी एफ वेक्टर स्पेस हमारे पास दिया हुआ है। अब वेक्टर स्पेस पता होनी चाहिए, तभी मैंने कहा कि सब स्पेस तभी आएगा अगर वेक्टर स्पेस पता, तो वो मैंने बता दिया। अब आगे क्या है इसकी डेफिनेशन, एंड डब्ल्यू बी सबसेट, डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया है, सबसेट है ऑफ वी का, मीन्स की इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू हमारे पास सबसेट हो गया वी का। इसी तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से आपको ज्यादा आसानी से रहेगा। इफ
W satisfy all properties, W satisfy all properties of vector space, सीधा लिख रहा हूं मैं, of vector space which implies W is subspace। अब मैं समझाता हूँ कि कहा गया है इसने, सबस्पेस ऑफ VF। अब हमने क्या किया था, सब ग्रुप किया था। सब ग्रुप का मतलब क्या था, ग्रुप हमारे पास है कोई चीज तो वो क्या करता था, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। अब हमने अगर क्या करना है, सब ग्रुप करना है, तो वो क्या करता है कि हम उसका कोई सबसेट लेंगे। जी से हमने मान लो ए कोई सबसेट ले लिया जी से। अब ए भी अगर हमारे पास चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ए भी क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। उसी तरह से कह रहा है हमारे पास कि वेक्टर स्पेस हमारे पास कोई दिया हुआ है, पहले जैसे ग्रुप दिया होता था, उसमें से हमने कोई W सबसेट ले लिया वी से, वेक्टर स्पेस और W सबसेट ले लिया। अब वी हमारे पास जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कह रहे कि W भी वही ऑल, W सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर W भी वही वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो W क्या बन जाएगा, हमारे पास सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ग्रुप है वैसे ही हमारे पास सबस्पेस दिया हुआ, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये आ सकती है डेफिनेशन वैसे, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा जिसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सॉरी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसको याद रखना है, यूरिया। मैं कई बार काफी तेज बोल देता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गले में हो जाती है खराश। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। जो आगे टॉपिक दिया है, एक दिया सबस्पेस, उसके बाद आपको मैंने अभी बताया कि लीनियर डिपेंडेंस दिया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट है चीज, इसमें तो क्वेश्चन भी आया हुआ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है जो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस लिखा है मैंने, मीन्स की डिपेंडेंसी की बात की है। तो क्या हो सकता है, ये दो तरह से हो सकता है, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, वैसे मैंने और कुछ लिख दिया आई थिंक, नहीं ठीक है, हाँ डिपेंडेंस लिखना चाहिए था ना, डिपेंडेंस की डिपेंडेंसी उसकी कैसी है, तो वो दो तरह की होगी ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस हो गया कि किस तरह से डिपेंडेंसी हो सकती है किसी लीनियर की। तो दो तरह से हो सकती है, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, या लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। तो पहले बात करते हैं हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट आप लिख लेना पूरा, बाकी नोट्स में मिल जाएगा आपको। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो क्या करेंगे, एस को ही लेंगे हमारे पास सबसे पहले सेट, एस सबसेट लिया V1 V2 सोन अप टू हमारे पास Vn। सेट लिया वेक्टर स्पेस में, तो उसके जो एलिमेंट है वो भी कहाँ है, वेक्टर स्पेस से आएंगे, तो वेक्टर स्पेस से एलिमेंट ले लिया, सेट हमने ले लिया, उसका नाम दे दिया कलेक्शन करके एस। एस इज नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी हमारे पास सेट दिया है, एंड कह रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अप टू हमारे पास अल्फा 1 बी ऑल स्केलर, और स्केलर ले लिया। अब स्केलर क्या है, ये तो अल्फा 1 लिया ना, अदरवाइज क्या होंगे स्केलर जो होंगे वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई ना कोई, जो के आ सकता है, या 1 2 3 कुछ भी आ सकता है नेचुरल नंबर, वो होंगे आगे तो क्वेश्चन में आएगा आपको, तो 1 2 नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगा। अदरवाइज के कुछ भी हमारे पास अल्फाबेट क्या हो सकता है, वो स्केलर हो सकता है। मोस्टली के यूज करते हैं या अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फा आप ध्यान रखो जहां, क्योंकि जहां पे स्टेटमेंट में जनरल वो यही दिया हुआ सारी जगह यूज होता है। सच डेट अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 सोन अप टू हमारे पास अल्फा n Vn, जे इक्वल टू 0 हो गया। अगर जे इक्वल टू 0 हो गया, हैज ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता था, मैंने आपको बता दिया था, ये कहां पे बताया था, सेट में। सेट में हमने जहां किया काउंटेबल अनकाउंटेबल किया, उसके बाद हमने क्या किया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जहां पे हमारे पास नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, वहां में डिटेल पे मैंने समझाया था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या था। ट्रिवियल क्या होगा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, जहां तो यूनिक होगा, जहां इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। अगर नॉन ट्रिवियल आ गया तो नो सोल्यूशन होगा, मीन्स की नॉन ट्रिवियल नॉन सोल्यूशन, ट्रिवियल है तो सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, जहां तो यूनिक या इनफाइनाइट मैनी, तो वो दोनों हो सकते हैं अगर ट्रिवियल है तो आई होप समझ में आ गया होगा, आपने रिकॉल किया होगा तो ज्यादा आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, मीन्स की इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। अगर हमारे पास मीन्स की सोल्यूशन आ रहा है, तो सोल्यूशन मीन्स की क्या होगा, इसका मतलब कि अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वो कह रहा है कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 सोन अप टू इक्वल टू हमारे पास जाके अल्फा n भी इक्वल टू, सारे इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 0 के। देन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हमारे पास देखो, समझो अगर नहीं समझ आया, एस कोई सेट दिया है वेक्टर स्पेस है, उसके एलिमेंट वेक्टर स्पेस से लिए नॉन एम्प्टी सेट है, हमने कोई स्केलर ले लिया, उन स्केलर को उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट के। तो अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Vn, इन दोनों को सम करने के बाद हमारे पास, जैसे मान लो एग्जांपल के मैं साथ बताऊं, तो क्या कर लें, 2x 3y, इस तरह से हम कर लें कि कोई इक्वेशन बन गई है।
जे n तक गई है तो 2 वैल्यू ले ली जहां तक। अब इसमें कह रहे हैं कि x और y, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू अगर 0 हो गया हमारे पास तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर जो 0 नहीं हुआ, 0 छोड़ के कुछ भी हो तो वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो डिपेंडेंट का मतलब यही होगा ना कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस पर वो डिपेंड होगा। तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो वो 2 पे ही डिपेंड हो गया, उसकी वैल्यू और कोई नहीं आ सकती तो वो डिपेंड हो गया। अगर इंडिपेंडेंट हो x इक्वल टू 0 में इसकी, उस पर हम कोई भी वैल्यू करें 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, दूसरा जो इसका है, दूसरा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट क्या है, तो सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अप टू अल्फा n नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज दी है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 जितने भी स्केलर नहीं है, बाकी सारा सेम आएगा, जो ऊपर वाला लिख लेना है आपने, ठीक है। क्या आएगा कि जैसे सेट दिया है नॉन एम्प्टी, हमारे पास अल्फा 1 कोई स्केलर दिया है, जे प्लस इक्वल टू 0 दिया है, जहां तक सेम है, ठीक है, एज ए ट्रिवियल सोल्यूशन। देन कह रहा है कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही, मीन्स की इसकी वैल्यू कोई भी 0 नहीं आनी चाहिए, सारे इक्वल लिखे ना, मीन्स की सारे इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है हमारे पास। इंडिपेंडेंट के लिए हमने 0 समझ के चलना है और डिपेंडेंट के लिए हमने नॉट इक्वल टू 0 समझ के चलना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। अब हमारे पास इसको फाइंड कैसे करना है, ये तो स्टेटमेंट होगी। अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में सीधी आ गई, ये दिया है या ये दी, ठीक है, दोनों में दिया, उसने बोला लीनियर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या कुछ और बोल दे कि फ्रीली या कुछ कैसे भी कुछ लिख दे, 2-4 ऑप्शन देने हैं उसने, तो उसमें से 2 में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा ना, तो वो ऑप्शन आपको अगर डेफिनेशन आती होगी तो हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन डेफिनेशन से आ सकता है, दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो क्वेश्चन अगर एग्जांपल आ जाए तो उसको मैं बताता हूँ किस तरह से फाइंड करना है, तो वो ध्यान से सुनो। अब इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर डिपेंडेंसी में मैट्रिक्स का यूज करेंगे, डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। तो अगर आप की हो, पहले की होगी ओबीएस मैंने करवा दिया, तो उसको रिकॉल करो अभी माइंड में, उसका मैंने यूज करना है अभी इसमें, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, फाइंड करना है हमने शॉर्टकट, समझ के चलो, नहीं तो शॉर्टकट है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट फाइंड करने का। अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस ऑन अप टू हमारे पास अल्फा n vn, ये तो दिया ही होगा सभी में, इक्वल टू 0। अगर स्केलर पे डिपेंड होता है सारे की सारी चीज, अगर स्केलर हमारे पास 0 आ गए तो इंडिपेंडेंट है, नॉट इक्वल टू 0 है तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो बनेगी बनेगी हमारे पास, मतलब तो वो इक्वेशन हमने लिख दी। अब आपने क्या करना है, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अप टू अल्फा 1 की वैल्यूज पुट करनी है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज पुट करोगे। अगर तो पुट करने पे हमारे पास राइट साइड 0 बन रहा है, ठीक है, अगर राइट साइड 0 बन रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब एग्जांपल समझाता हूं, ऐसे नहीं आएगा। मान लो 2x 3y 4z क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू 0 दिया है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, आपने खुद से तो करना ही नहीं क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, आपने चारों ऑप्शन ट्राई करने हैं। एक ऑप्शन को ट्राई करना एक्स वाई जेड में आकर 0 आ रहा है, दूसरे को देखना है, तीसरे को देखना है, फोर्थ को देखना, ठीक है ना। तो एग्जाम में इतनी ही दी होंगी आपको, ज्यादा टिपिकल नहीं दी होती, तो ज्यादा से ज्यादा एक ऑप्शन को देखने में लगते हैं 5 सेकंड, ठीक है, इससे ज्यादा 5 भी नहीं लगेंगे। हो सकता है अगर 0-0 दे दिया तो 0 तो देख के पता चल गया ना कि 0 हो रहा है, तो 0 तो नहीं दिया होगा ना। अगर हमारे पास 0 दिया होगा तो सीधा राइट हैंड साइड 0 होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, यहाँ क्या देखना, इफ राइट हैंड साइड क्या आ जाए पुट करने पे, इफ पुट वैल्यूज बाय योरसेल्फ, मीन्स की कुछ भी आप वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी से, जो भी ऑप्शन में दी होंगी। अगर ऑप्शन में दी तो खुद से करो। तो खुद से करने पे अगर तो आपको लगता है आपने किसी तरह से 0 बनाने की कोशिश करनी है और 1-2 देखना है, अगर नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास क्या करने, पुट करने पे अपनी मर्जी से राइट हैंड साइड 0 आ गई, अगर 0 आ गई तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हमारे पास ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पुट करने पे वैल्यूज राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 आ रही, मीन की 0 बन ही नहीं रही है, नहीं बन रही 0, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी एमसीक्यू अगर आएगा कोई तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हुए, तो जिसमें से क्वेश्चन नहीं ना आए हुए ज्यादा, तो उसके मैं एमसीक्यू भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो क्या होगा, टाइम वेस्ट है। क्योंकि उसके अगर किसी के नहीं आ रहे तो मीन की उसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं डाल रहे। तो अगर आप कहो कि हम नहीं करेंगे करेंगे तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, और जो चीजें छोड़ने वाली होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितना हो सकेगा मैं करवाऊंगा एमसीक्यू भी। अब इसमें देखो, एक तो हमारे पास ये समझ में आ गया आपको कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कैसे फाइंड करना है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो।
अब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा जो मैंने मैट्रिक्स बोला अभी, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेते हैं हम 1 1 0, दूसरी के आगे हमारे पास 0 0 1, और थर्ड ले लिया हमने 1 0 1। ये तीन हमारे पास दिए हैं। कह रहा है कि आर वेक्टर स्पेस, सीधा लिख दो, वेक्टर स्पेस दिया है वेयर हमारे पास क्या है v1 v2 और v3। ये हमारे पास क्या है वेक्टर स्पेस की वैल्यूज होगी, यही ना। 3 तक की है तो 3 तक की करेंगे ना, n तक थोड़ी ना जाएंगे अभी। अब ये क्या वैल्यूज दी हुई है हमारे पास 1 1 0 0 0 1 और 1 0 1, और वेक्टर स्पेस हमारे पास जिसमें v1 v2 और v3 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीन ही वैल्यू है तो v1 v2 v3 तक जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये तो पहले हमारे पास वेक्टर स्पेस से एलिमेंट ले लिए ना हमने। अब इसका क्या करना हमने, α1 v1 α2 v2 और α3 v3, यही करते हैं हम। इक्वल टू 0 बनाना होता है, इक्वेशन बनानी होती है। अब इसमें जब हमने इक्वेशन बनानी है तो इसको करने का क्या वे है, अगर इस तरह से आएगी तो इसको आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेनी है। सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगी 1 1 0, लाइन वाइज लिखना है 0 0 1 और 1 0 1, ठीक है। पहले ये फर्स्ट लाइन लिखी, फिर ये सेकंड लाइन और फिर ये थर्ड लाइन। तो इस तरह से हमने क्या बना ली, इसकी मैट्रिक्स बना ली। अब मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे हमारे पास, अगर हमने क्या करना है, देखो इसका हमने निकालना रैंक। आपको पता होगा कि रैंक हमारे पास क्या है, रैंक निकालना आता होगा, इसका शॉर्टकट बताया था मैंने। इसका हमने करना है डिटर्मिनेंट। मान लो जी ए इक्वल टू दिया है, ए का डिटर्मिनेंट करेंगे। अगर तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक का मतलब हो गया था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मीन्स की इसका मतलब क्या हो गया था कि ये हमारे पास रैंक 3 ही आ गया, क्योंकि ये 3x3 की है मैट्रिक्स। अगर रैंक इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उससे कम वाला 2x2 देखते हैं। अब 2x2 क्या देखना है, जेड ले लो 2 2, कोई ले लो वैल्यू 2 2 की, उसको देखना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वो भी इक्वल टू 0 हो गया तो फिर हम 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए तो ऑब्वियस है कि हमारे पास 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 कोई ना कोई वैल्यू तो दी है एलिमेंट। तो ठीक है, तो रैंक फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये मैंने रैंक वाला भी सारा समझाया हुआ है ओपन प्लेटफॉर्म पर भी, और आपको भी समझाया, ठीक है। तो जहां से मर्जी देख सकते हो आप। तो रैंक निकालना आना चाहिए, वो मैंने फिनिश कर दिया इसको। चलो कोई नहीं, ठीक है। आपकी मैट्रिक्स बनानी थी ना, आप खुद बना लेना, इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। उसका निकालना है रैंक। अब रैंक निकालना है हमारे पास, तो रैंक हमारे पास देखो, पहले तुम बता देता हूँ। रैंक निकाल लिया हमने। अब रैंक निकाला और हमने देखने की वेक्टर स्पेस का एलिमेंट 1 2 3 है। अगर तो रैंक इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, कि जितने भी हमारे पास अननाउन वेरिएबल है ना, अननाउन वेरिएबल यही है ना, v1 v2 और v3, तीनों की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, तो अननाउन वेरिएबल है, इसको आप बोलते हो अननाउन वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास अननाउन वेरिएबल, अगर रैंक इक्वल टू अननाउन वेरिएबल्स क्या आ गया, मीन्स की हमने जो वैल्यू जहां ली थी 1 1 0 0 0 1 0 1 0 जो भी है, ठीक है। इसका रैंक अगर 3 आ गया इसको सोल्व करने के बाद, और अननाउन वेरिएबल भी 3 है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, रैंक नॉट इक्वल टू आ जाए अननाउन वेरिएबल के, जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, रैंक नॉट इक्वल टू अननाउन वेरिएबल के आ जाए, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है हमारे पास, कि वो क्या होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते, ये भी चीज ध्यान रखनी है। रैंक हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए अननोन वेरिएबल से, ठीक है। ये नहीं हो कि रैंक हमारे पास जहां 3 3 का दिया है और अननोन वेरिएबल 2 है, तो वो तो हो ही नहीं सकते, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारे पास 3 3 का दिया तो तभी हमारे पास ये बना। तो जो 3 3 का दिया है तो हमारे पास रैंक जहाँ तो उससे कम होगा जो उसके इक्वल होता है, ये भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक में करवाया था। तो रैंक हमेशा क्या होगा, उससे कम होगा, अगर कम है तो वो अननोन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसमें से ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक एक आया है, अगर आया है तो मैं करवा दूंगा वो। बाकी एक दो क्वेश्चन की वैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे हम, तो बाकी हमारे पास इसमें से ज्यादा नहीं आया हुआ। अब हमारे पास बेसिक डिमेंशन से भी एक दो क्वेश्चन आया तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक में भी दिया हुआ। इसमें से टोटल वेक्टर स्पेस में से आई थिंक एक आधा क्वेश्चन ही आया हुआ है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि इतना करने पे आई थिंक मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आप छोड़ना भी इसको सही समझोगे, क्योंकि हमने ज्यादा उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, वैसे तो इसमें से आ जाएंगे, आप देख लेना, जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, एस इज नॉन एम्प्टी सेट। एस हमारे पास कोई क्या दिया है, नॉन एम्प्टी सेट दिया है, इज सेट टू बी बेसिस ऑफ वी, इज सेट टू बी बेसिस ऑफ वी इफ। अब देखो हमारे पास
नॉन एम्प्टी कोई सेट लेना है, इस सेट टू भी बेसिस ऑफ वी, मीन्स की वेक्टर स्पेस का हमारे पास कोई बेसिस बनेगा। कब बनेगा? इफ हमारे पास दो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो हमारे पास सेट लिया है वो क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करना, तो वो मैंने बता दिया, इसलिए मैंने उसको पहले बताया। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड करना। अगर हमारे पास आ गया ना कोई हमारे पास सेट लिया है, उसके वेरिएबल देखो लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, अगर तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन गया तो उसके क्या होंगे? बेसिस कभी बन ही नहीं पाएंगे। ये हमारे पास आगे मैं थ्योरम्स करवाने वाला हूँ 10-12, उसमें से ये एक थ्योरम भी आएगी। ठीक है, तो अभी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको साथ में कनेक्ट कर सकूँ तब। तो क्या मैंने बोला कि बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होने जरूरी है। अगर आ गया लीनियरली डिपेंडेंट तो बेसिस होगा नहीं कभी, ये याद रख लो। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कह रहा है कि एस स्पैन वी, दैट्स मीन इसको लिखते हैं क्या है? लीनियर डिपेंडेंस ऑफ जो सेट है वो इक्वल टू वी के। ठीक है, एस स्पैन वी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लीनियरली स्पेस होगी ना, लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर एस, मीन्स की लीनियर हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होगी ओवर एस जैसे फील्ड करते थे उसी तरह ओवर एस मीन्स की उस सेट के अगर इक्वल टू वी के आ जाए, इसको हम, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लीनियरली इक्वेशन में लिख सकते हैं। अल्फा 1 v2 प्लस सोन अप टू अल्फा 1 v1। अगर तो हमारे पास अल्फा एन क्या हो गया, वेट, अल्फा एन वी एन। अगर तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में हम इसको लिख पा रहे हैं ना, अगर हम इसको इस इक्वेशन में लिख पा रहे हैं तो ये क्या है? लीनियरली स्पैन है ओवर वी। अगर इस इक्वेशन में नहीं लिख पा रहे हैं तो ये हमारे पास लीनियर स्पैन नहीं है। इस तरह से आप समझ लो इसको। वैसे इसको बोलते जी हैं कि एस स्पैन वी। ठीक है, कि एस के जो एलिमेंट लिए हमने वेक्टर स्पेस के साथ उसका जो सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो इक्वेशन क्या बन रही है? हमारे पास स्पैन करती है। इस तरह से याद रख लो। और बेसिस की बस यही डेफिनेशन याद रखो। अब इसके बाद आते हैं हम डायमेंशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको मैं ना सभी को अब मैट्रिक्स के साथ आपको रिलेट भी करके बताऊंगा, पहले आप समझ लो सिंपल जो इसकी डेफिनेशन, फिर मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में मिल जाएगा आपको। अभी बस ये रखो। अब हमारे पास बेसिस का मतलब क्या है? तो बेसिस को मान के चलेंगे मैट्रिक्स। तो देखो अगर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन रही है तो वो बेसिस है। कैसे है? कह रहे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो जितना इसका रैंक होगा वही इक्वल टू उसके अननोन वेरिएबल के होगा। तो ये अगर हमारे पास 3 का मान लो 3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है और रैंक भी 3 आ रहा है, तो जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, मीन्स कि हम उसको इस वे में लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रो और कॉलम सेम होने चाहिए। तो और क्या है? ऐसे स्पैन हमारे पास होने चाहिए। तो स्पैन तो बनेगा। स्पैन मैंने अभी कहा कि लीनियर डिपेंडेंट क्या बनता है? पहले हमारे पास अगर इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन होती है उसमें से अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अप टू अल्फा एन 0 हो जाते हैं, तो तभी वो स्पैन बनता है। तभी मीन्स कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट बनता है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो स्पैन भी बनेगा, तो ये मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, अब डायमेंशन क्या है? इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स है। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? 9 होगी। और अगर हमारे पास बेसिस क्या है तो बेसिस क्या बन रहा है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और स्पैन होगा तो बेसिस बन रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ आएगा थोड़ा बहुत समझ। वैसे क्वेश्चन आया नहीं हुआ, इसमें से 1-2 थ्योरम्स हैं शायद आई हुई, तो थ्योरम को आप याद रखना है। अभी जितना जो करवाया ना, जब आप बेसिक समझ के चलोगे इससे थ्योरम आपको याद हो सके। ठीक है, अगर मैं सीधी रट्टा लगवाने की कोशिश करूंगा थ्योरम तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जितना मैंने समझाया नहीं इसलिए समझाया कि बेस बन जाए, ताकि आपको जो मैं थ्योरम से समझाने वाला हूँ वो याद हो सके। ठीक है, ना कि आप रट्टा लगा सको, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें समझाई हैं सारी। वैसे उसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ। ठीक है, बेसिस हो गया, डायमेंशन होगी, ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है। इसी में से बेसिस और डायमेंशन में से 1-2 थ्योरम आई हुई हैं। 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 और 17 दोनों में एक क्वेश्चन आया है, तो वो भी करेंगे। उसके रिलेटेड जो भी हमारे पास हो सकता है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आ सकता है, वो सारा करेंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गया। अब हमारे पास क्या है? यहाँ से हमने जो थ्योरम स्टार्ट होगी मान लो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ फाइनाइट एलिमेंट इन बेसिस। अब देखो बेसिस कह रहा है कि फाइनाइट एलिमेंट हो गए, बेसिस चाहिए ना। अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट हो गए तो कह रहा है कि डायमेंशन भी क्या होगी हमारे पास? फाइनाइट होगी। तो जो ऑब्वियस है कि इसमें एलिमेंट फाइनाइट हो गए तो डायमेंशन क्या होती है? जो इसके बीच में एलिमेंट होते हैं वही इसकी डायमेंशन होती है। तो कह रहा है कि जो इसकी डायमेंशन होगी वो भी क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, सिमिलरली अगर ये हमारे पास क्या हो गया? इनफाइनाइट हो जाएगा,
नोट्स में आपको पूरा मिलेगा, मैं जहाँ पे समझा रहा हूँ बस आपको, तो इतना ही बात देख लो। फाइनाइट एलिमेंट है तो बेसिस के तो फाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट एलिमेंट है हमारे पास तो क्या हो गई इनफाइनाइट डायमेंशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सी चीज है, समझा दिया मैंने। डायमेंशन क्या होती है, एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिस में, तो फाइनाइट बेसिस है तो फाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट बेसिस है तो इनफाइनाइट डायमेंशन। तो सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास की फाइनाइट डायमेंशन होती है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है करने की, तो प्रॉपर्टीज करते हैं अभी, ठीक है ना। बेसिक डायमेंशन हो गया, अब बेसिक डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो वो करते हैं और उसी को आपने याद रखना है, ज्यादा क्वेश्चन आया ही उसी में से, ठीक है ना। अब मान लो कि जो एग्जाम में आपको मेन जो चीज है ना याद रखने वाली वो यही है, इसको आप प्रॉपर्टीज बोल लो चाहे थ्योरम से बोल लो, ठीक है, सेम बात होगी हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो थ्योरम बोल सकते हो, कि करना आपने इसको याद ही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है हमारे पास अब, कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इसको लिख सकते हो, नहीं तो आप पी एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर स्पेस में उन्होंने जो मैथमेटिशियन ने अपनी मर्जी से किया हो ना कुछ यूज, तो मतलब कि जो होता है हम किसी ना किसी चीज को देते हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर को मैन से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर स्पेस में जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने डिनोट किया एफ एक्स से पोलिनोमियल को। तो ये याद रखना है, एग्जाम में पोलिनोमियल भी लिख सकते हो और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, तो ये दोनों चीज याद रखनी है। एफ एक्स का मतलब आपने जहाँ पे पी एक्स नहीं समझ लेना कि पी एक्स नहीं है, हो सकता है वो पी एक्स भी लिख दे, वैसे नहीं है, वेक्टर स्पेस में यूज नहीं हुआ तो नहीं लिखेगा, अगर फिर भी आ जाए तो वो देख लेना आप, अदरवाइज आपने एफ एक्स जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं होता, मोस्टली हम पी एक्स लिखते हैं उसको। हो गया जी, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब कह रहा है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होती है इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशन, इसको याद रखना है कि ये पोलिनोमियल जो हमारे पास होती है इज नॉट हैव फाइनाइट डायमेंशन। डायमेंशन में डी से लिखता जाता हूँ, देख लेना आप, ठीक है। कह रहे हैं कि एफ एक्स हमारे पास जो है वो इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशन, की पोलिनोमियल है जो हमारे पास, कह रहे हैं कि इसका फाइनाइट डायमेंशन नहीं है, तो नहीं है डायमेंशन फाइनाइट, तो क्यों नहीं है, तो वो मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट होते हैं ना स्पैन में एफ एक्स, चलो और मैं तरीके से समझाता हूँ। मीन्स की डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, और बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन होना चाहिए, यही था बेसिस की दो प्रॉपर्टीज थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बेसिस डायमेंशन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि बेसिस तो होगा, बेसिस में आया ना, और स्पैन भी होगा। तो स्पैन का मतलब क्या होता है कि स्पैन में हमारे पास क्या होता है कि उसको हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, अल्फा वन वी वन शोन अप टू जो भी था हमारे पास जीरो, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, तभी वो स्पैन है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर जो हमारे पास कोई इक्वेशन आई तो इसमें से हो सकता है ना हमारे पास इनफाइनाइट जितने मर्जी वैल्यूज हम पुट करके इसको इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। हो सकता है ना कि कई इक्वेशन होती, शादी में नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास एक भी जगह कंट्राडिक्शन आ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रू नहीं ना मान सकते। तो इसलिए हमारे पास क्या है उसने कि फाइनाइट नहीं होती इसकी डिमेंशन, मीन्स की फाइनाइट नहीं होता, जो हमारे पास सबसेट होंगे जिसके, इसमें से इनफाइनाइट सबसेट निकल सकते हैं ना, इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी निकल सकती है जिसपे जो जीरो होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, पोलिनोमियल इज नॉट हैविंग अ फाइनाइट डायमेंशन। जो याद रखना है, पोलिनोमियल हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन नहीं होती पोलिनोमियल्स की, ठीक है। सेकंड, एवरी वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट हैज फाइनाइट बेसिस। एवरी वेक्टर स्पेस, आई थिंक वाटर पड़ गया है ऊपर, उस वजह से नहीं हो पा रहा। एवरी वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट हैज अ फाइनाइट बेसिस। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी वेक्टर स्पेस कोई भी है जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट, कोई वेक्टर स्पेस है वो जनरेट कर रहा है फाइनाइट सेट, अगर वो फाइनाइट सेट कर रहा है तो उसके फाइनाइट बेसिस ही होंगे। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जे हमारे पास सेट है ना, अभी मान लो जे हमारे पास पोलिनोमियल थी, इसमें से फाइनाइट सेट मीन्स कि इसके बीच में से एलिमेंट लेने हैं, तो अगर इसमें से फाइनाइट सेट है, कह रहा है कि इसमें सिर्फ फाइनाइट सेट है, तो उसका जो बेसिस होगी वो भी तो फाइनाइट होगी, ठीक है ना। अगर उसके एलिमेंट फाइनाइट है तो उसकी बेसिस भी फाइनाइट ही होती है ना, डायमेंशन फाइनाइट है तो बेसिस भी फाइनाइट होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या कह रहा है, जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट हैविंग अ फाइनाइट बेसिस। और आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूँ। एवरी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस।
कह रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन दिया है ना तो उसका बेसिस पक्का होगा, क्योंकि डायमेंशन क्या बनती है, नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं बेसिस में वही डायमेंशन बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो उसका बेसिस पक्का होगा, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन है तो उसका बेसिस पक्का नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो उसको हम लिख नहीं ना पाएंगे। मैट्रिक्स को अगर हम इनफाइनाइट है तो वो लिख नहीं ना पाएंगे। इनफाइनाइट मैट्रिक्स आपने सुनी है कहीं, फाइनाइट मैट्रिक्स ही होती है ना। तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स नहीं होती तो इनफाइनाइट बेसिस भी नहीं होता। तो फाइनाइट डायमेंशन है तो कह रहा है कि फाइनाइट बेसिस तो उसकी होगी। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन आ गई तो बेसिस का कुछ पता नहीं हमें, ठीक है। वो एक नहीं है थ्योरम, ये थ्योरम याद रखनी है कि फाइनाइट डायमेंशन है और बेसिस होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 16 के 17 में, वो आप देख लेना, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, फोर्थ है जो हमारे पास कह रहा है हमारे पास कि एस अगर वेक्टर स्पेस दिया है सबसेट ऑफ वी, एस हमारे पास सबसेट दिया है वेक्टर स्पेस वी का, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज एस का यूनियन कर दे हमारे पास उसके सिंगलटन सेट वी के साथ, तो वो इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली वी बिलोंग्स टू करेगा स्पैन ऑफ एस, ठीक है। जहां पे हमारे पास सच दैट लिख दो, नहीं तो आप सच दैट वेक्टर स्पेस हमारे पास कोई दिया है उसका सबसेट लिया है एस, तो एस को हमने यूनियन कर दिया सिंगलटन सेट वी के साथ, उन दोनों की यूनियन करके वो क्या बना रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट क्या है कि मीन्स कि उसका रैंक ना तो इक्वल होगा उसके, और दूसरा मैंने क्या बताया था लीनियरली डिपेंडेंट किस तरह से हो सकता है, एक तो रैंक इक्वल नहीं हो सकता और एक क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो कह रहा है कि वी बिलोंग्स टू करेगा स्पैन को, तो वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इक्वेशन बनाएगा हमारे पास एक, तो बनाएगा ऑब्वियस है क्योंकि वो 0 तो नहीं बनेगा तो वो इक्वेशन तो कोई ना कोई बनाएगा। इफ एंड ओनली इफ में इसकी वाइस वर्सा दोनों तरफ से वैलिड है जी। फोर्थ हो गया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं जहाँ पे वीडियो में करवाऊंगा, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप 2-4 जो मैं नहीं करवाए तो वो आप खुद याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे क्या हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम था ना वो मैं सारी करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिफ्थ करते हैं हम जहाँ पे आगे। फिफ्थ हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या दिया, एस हमारे पास कोई सेट दिया है सबसेट ऑफ अ डब्ल्यू सब स्पेस, मीन्स की एस हमारे पास सेट दिया है एस, वेट, एस हमारे पास क्या दिया है, सबसेट दिया है सब स्पेस डब्ल्यू का, एस डब्ल्यू को सबसेट दिया है और डब्ल्यू सबसेट दिया है हमारे पास आगे वी का। कह रहे कि ये दोनों अगर दिए हैं एंड स्पैन दिया है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी, मीन्स की वेक्टर स्पेस हमारे पास इज इक्वल टू बनाएगा एस के जो एलिमेंट होंगे उसको लेकर क्या बनाएगा, वो इक्वेशन बनाएगा। एक अल्फा 1 v1 होता है जैसे, तो अल्फा 1 एलिमेंट s1 का कोई आएगा, वो इक्वेशन बनाएगा इक्वल टू वेक्टर स्पेस क्या आएगी वो, अगर ये सारा कुछ गिवन दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको याद रख लो जैसे मर्जी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बस। तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि v इक्वल टू किसके हो जाएगा, w के। ये हमारे पास जो v है वो इक्वल टू w के हो जाएगा जब हमारे पास वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ एस के, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रख लो आप, क्योंकि अगर डिटेल में गए तो ये थ्योरम ही 2 पेज की होगी तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंपल याद रख लो, ठीक है। अब जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आगे मैं फिर से करवाने लगा प्रॉपर्टीज। फिफ्थ के बाद हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि अ सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, अ सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर, अ सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। कह रहे हैं कि वो 0 वेक्टर कंटेन कर रहा है तो हमारे पास क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है कि नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं ना, क्योंकि उसमें कंटेन कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू, 0 ही चाहे कंटेन कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था 0 एम्प्टी तो नहीं होता, 0 भी हमारे पास एलिमेंट ही होता है। तो अगर कह रहा है कि सेट कंटेन कर रहा है कोई भी एलिमेंट तो वो 0 तो होगा ही, तो अगर 0 नहीं है तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, 0 होता तो इंडिपेंडेंट होता, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। बाकी लिखने में तो मैं जितनी मर्जी लिखवा दूं, मेन है कि समझ आना चाहिए आपको, तभी आपको याद भी होगा, सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है आगे। B1 is basis of n डायमेंशन होगी, ठीक है। जो B1 है हमारे पास वो बेसिस, इसमें कितने होंगे, n एलिमेंट लिख लो या डायमेंशन लिख लो, एंड B2 इज बेसिस ऑफ m एलिमेंट, जहाँ इसमें m डायमेंशन होगी, मीन्स की डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास m होगी,
अदर एलिमेंट को बोलते हैं डायमेंशन, तो उसने जो मर्जी बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है। डायमेंशन एलिमेंट कुछ भी बोल सकता है। B1 का हमारे पास बेसिस n है और B2 का में इसकी दो बेसिस ही हैं। फर्स्ट बेसिस के एलिमेंट n है और दूसरी बेसिस के एलिमेंट m है। अगर कह रहे हैं कि दोनों बेसिस दी हैं तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा, कि दोनों की जो बेसिस है ना उसके जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएंगे, कि दो बेसिस ही, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स के दो बेसिस नहीं हो सकते। कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स के दो बेसिस हो गए, मीन्स की एक का बेसिस है जिसके एलिमेंट n है और दूसरा बेसिस आ गया जिसके एलिमेंट m है, तो ये दो बेसिस अगर हो गए हैं तो, लेकिन दो बेसिस होते नहीं है, तो अगर दो बेसिस हो गए उसके दो एलिमेंट आ गए तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों एलिमेंट सेम ही हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम ही होगी ना बात। फिर एक डिमेंशन है उसके n एलिमेंट, तो n इक्वल टू m के हैं, तो मीन्स की जो दूसरी डिमेंशन बेसिस आया उसके भी एलिमेंट मान लो n ही है, दोनों सेम होगी तो एक ही बात होगी ना जी। तो इसलिए मीन्स की बेसिस तो एक ही होगी फिर, तो दो बेसिस नहीं होती है। कह रहे कि अगर दो बेसिस आ गए हैं तो उसके जो एलिमेंट आएंगे ना वो दोनों सेम हो गए, ताकि वो एक ही बेसिस बन जाए, बस ये चीज है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद इंपोर्टेड करते हैं। मैं इंपोर्टेड करवा देता हूँ आपको, बाकी नोट्स में आपको सारी मिल जाएंगी। कह रहा कि n+1 और मोर वेक्टर्स इन V। कह रहे कि जहां तो n+1 वेक्टर होने चाहिए, जहाँ मोर मीन्स के n+ ज्यादा से, तो मीन्स के इनफाइनिट हो गया ना, आप सीधा इसको इनफाइनिट भी बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट वेक्टर अगर V में हो गया तो इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अगर मैंने कहा कि 1 वैल्यू भी कंटेन कर रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन कर रहा है तो ये तो लीनियर डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो यही है, घुमा फिरा के कुछ भी बोल सकता हो। इसके बाद हमारे पास, हाँ ये करते हैं, क्या दिया हमारे पास W1 एंड W2 हमारे पास क्या दिए हैं, टू सबस्पेस दिए हैं, टू सबस्पेस दिए हैं। अब सबस्पेस दिए हैं, इसकी सबस्पेस क्या होती है, वेक्टर स्पेस से हम कोई सबसेट लेते हैं, जो सबसेट लेते हैं वो क्या करता है, पूरी की पूरी सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टीज जो हमारे पास वेक्टर स्पेस करता है। अगर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो सबस्पेस बनता है। मीन्स की जो W1 और W2 दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे वेक्टर स्पेस के, और जो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये डेफिनेशन है सबस्पेस की। तो जो सबस्पेस दिया है विच इम्प्लाइज क्या कह रहा है कि W1 और इंटरसेक्शन W2 हमारे पास जो दिया है, मे और मे नोट भी है सबस्पेस। कह रहा है मे और मे नोट भी या सबस्पेस। कह रहे कि दो सबस्पेस दिए हैं हमारे पास, तो उसकी इंटरसेक्शन सबस्पेस हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसने मे और मे नोट बोल दिया, तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे, एक मिनट गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यूनियन होना चाहिए ना जहाँ पे, हाँ जे बिल्कुल सेम वहां पर हमारे पास कहाँ किया था हमने, जो हमने किया ना ग्रुप रिंग फील्ड के, उसमें भी हमने देखा था कि अगर दो सब ग्रुप है तो उसकी यूनियन क्या होती थी, मे और मे नोट भी सब ग्रुप होती थी। तो और कब क्या होती थी हमारे पास, कि पक्का हमारे पास सब ग्रुप बन जाते हैं जब वो कंटेन करते थे वन अनदर, ईच वन अनदर, ठीक है। तो यही हमारे पास 10th लिख सकते हैं कि W1 और W2 दो सबस्पेस दी हैं, तो उसका क्या होगा, W1 यूनियन W2 हमारे पास सबस्पेस होगा, पक्का होगा। कब होगा, इफ इट कंटेन ईच अदर, या इसको मदर वे से लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स वे में लिखें तो W1 कंटेन कर रहा है W2 को और W2 कंटेन कर रहा है W1 को। कंटेन के लिए ये लिखते हैं, अदरवाइज हम इसको उलट लिखे तो बात चाहिए कि W2 सबसेट है W1 का और W1 सबसेट है W2 का, लेकिन कंटेन बोला है तो इस तरह से हम उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है। बोलने में वे में चेंज हो जाता है, बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। अगर दोनों दिए, अगर एक दिया होगा तो फिर आंसर में फर्क आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन के लिए। अब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन तो होती ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन क्या है, अगर W1 W2 दिए हैं तो इन दोनों की इंटरसेक्शन इज आल्सो अ सबस्पेस, ठीक है। तो उन दोनों की इंटरसेक्शन सबस्पेस होगी ही होगी, यूनियन नहीं होगी। मे और मे नोट हो सकती है, यूनियन कब पक्का होगी, जब हमारे पास दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितने होगी, 11 थ्योरम, एक दो और रह गई है बस, मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उधर है, वैसे 2-3 मैंने छोड़ दिए तो वो नोट्स में आपको मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, W1 और W2 वही दो सबस्पेस दी हुई है, ठीक है, दो सबस्पेस दी हैं। अगर तो दो सबसेट दी हैं और हमारे पास क्या कह रहा है, ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ठीक है। W1 और W2 सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, मीन्स की उसकी जो डायमेंशन होगी, जो उसके एलिमेंट्स हो गए बेसिस में, वो क्या होंगे, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एफ ओवर एफ, ठीक है। ये हमारे पास दिया है। तो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो, डायमेंशन
W1 प्लस W2 मीन्स कि दोनों के एलिमेंट जो प्लस कर दे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो 13। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक और चीज है हमारे पास, उसमें क्या दिया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं हुए, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स। ठीक है, अगर हम थ्योरी के मेथड से देखें ना तो ये हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके BSc में। ठीक है, तो इसलिए आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट है चीजें, पेपर 2 ही बार हुआ है तो इसलिए हो सकता है कि नहीं डाला, लेकिन आगे आ सकती हैं जो चीजें। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें कभी नहीं छोड़नी, इसको एक बार आप 2-3 बार रीड आउट करोगे ना तो 10-12 थ्योरम ज्यादा हो जाएंगे और आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है आपने, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई हुई है। मैंने बुक्स की एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें देखा था 10 से 12 बुक दिखाई थी जहाँ से मैंने नोट्स कंडक्ट किए हैं और कोचिंग से भी जो लिया है सारा कुछ। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी है किस स्पेस में, मीन्स की रियल स्पेस होती है, पोलिनोमियल स्पेस होती है, कम्प्लेक्स स्पेस होती है हमारे पास। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास अलग अलग स्पेस में अलग अलग हमारे पास उसकी डायमेंशन होती है जो फिक्स होती है, तो वो हमने अब याद करनी है फिक्स डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, इसको हेडिंग आप दे लो नंबर ऑफ डायमेंशन, जो कि एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं बता देता हूँ वो कौन सा आया है, नंबर ऑफ सॉरी डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन। तो कह रहा है सबसे पहली बात करें तो डायमेंशन हमारे पास रियल आर क्यूब में, मीन्स की रियल आर क्यूब का मतलब है कि वो 3 टाइम का क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो इक्वल टू किसकी होती है, डायमेंशन उसकी 3 होती है। अब सेकंड बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ फंक्शन है कोई जिसकी पावर 4 है, मीन्स की 4 तक का आ रहे तो वो 4 है। ठीक है, सिंपल सी है, इसको याद रख सकते हो आप नॉर्मल। थर्ड हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ऑफ हमारे पास पोलिनोमियल, जहां पे PN लिखा है उसने तो पोलिनोमियल एक्स हम इसको बोलेंगे, तो ये क्या होती है N+1। मैंने बोला था आपको कि जो पोलिनोमियल होती है वो क्या कहती है, नोट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो मैंने तो बोला था ना अभी आपको कि पोलिनोमियल में होती है जो वो इक्वल नहीं होती है, जो फर्स्ट पहली थ्योरम करवाई थी, क्या करवाया था मैंने उसमें आपको अगर याद हो तो, पोलिनोमियल इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन नहीं होती। तो अब हमारे पास क्या है कि जहां पे n दिया तो उससे n से एक्स्ट्रा ही होगी हमारे पास जो होगी। ठीक है, तो N+1 हमारे पास वो डायमेंशन होगी। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, देखो अब वेक्टर स्पेस डायमेंशन ऑफ R और वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर की हुई जो इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास एग्जाम में आई हुई है। अब इसको मैं 2 वे से बोल सकता हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या दिया एग्जाम में तो वो भी देख लो, कह रहा है कि वेक्टर स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी, ये कम्प्लेक्स नंबर में अकेला सी लिख रहा हूं, कम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड रियल नंबर इज 2। ठीक है, तो एग्जाम में ये तो पूछा था कि कितनी है, 2 होती है। क्या कह रहा है, वेक्टर स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड, जैसे हमारे पास जहां पे क्या होता था VF हम लिखते थे, हाँ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड जहां पे आता था ब्रैकेट में, अब जहां पे ब्रैकेट है ना तो वो ब्रैकेट वाला नीचे वाला ओवर में आया है, तो क्या कह रहा है, वेक्टर स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर R, तो जे होती है 2। और सिमिलरली एक ऐसी ही हमारे पास इंपोर्टेड आई नहीं है लेकिन आ सकती है, वेक्टर स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर, वेक्टर स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ओवर अ कम्प्लेक्स नंबर, तो वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये आई हुई है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। कम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर हमारे पास जब बोल सकते हैं जब फील्ड रियल होती है जो वो 2 है, तो कम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड भी कम्प्लेक्स नंबर तो वो 1 है, मीन्स की जो कह लो कि सी से सी कट हो गए तो 1 है, अगर वो कट नहीं हो रहे तो वो 2 है। ठीक है, ऐड हो गए, फिर कुछ भी करके याद रखना है, वो आपको याद रखने से मतलब है बस। ठीक है, अब क्या है, वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 0, विद डायमेंशन 0 इज 0, सिंगलटन सेट हो गया। कह रहे कि अगर वेक्टर स्पेस D है हमारे पास, कोई D है, डायमेंशन उसकी 0, तो 0 क्या होता है, मैंने कहा एम्प्टी नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 0 है तो 0 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है जैसे हमने मैट्रिक्स में या किसी में भी किया है कि वो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, सेट में जैसे होता था। अब सेवेंथ लास्ट ईयर हमारे पास VF मीन्स की वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ इट्स 0 एलिमेंट, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ इट्स 0 एलिमेंट। अब क्या होता था, एवरी सेट इज कंटेन
क्या होता था, फाई का क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, तो कह रहा है कि वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ओनली है जीरो एलिमेंट। तो जीरो एलिमेंट कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट ना वही जीरो हुआ, तो वो क्या होता था, फाई सेट। तो फाई सेट जैसे हर किसी को कंटेन करता है ना मीन्स की, तो वही कह रहा है कि कंसिस्ट कर रहा है जीरो एलिमेंट हर वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो हमारे पास नंबर और डायमेंशन वाला टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है और जे भी इसके साथ इंपोर्टेड है, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेड और जे आया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास, 5 से 10 मिनट लगेंगे, और लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन क्या आया वो भी बता दूंगा मैं अभी, और क्वेश्चन करने कैसे तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। इसकी डेफिनेशन पहले काफी लंबी है, 3-4 लाइंस की है, ज्यादा की है, आई नहीं हुई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, चलो मैं पहले ना डेफिनेशन लिख देता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, बाकी आप नोट से मिल जाएगी आपको, वहां से राइटिंग सही है वैसे, बाकी राइटिंग मैथमेटिशियंस की कम भी सही होती है, बॉयज़ की तो स्पेशली। वी एफ हमारे पास बी है वेक्टर स्पेस, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ओवर द सेम फील्ड लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू इंटू वी, ये चीज़ ध्यान रख ले, एंड S is linearly transformation from V into W, then the composite function ST called product of linearly transformation। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहा है हमारे पास, ऐसे समझ नहीं आएगी, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एक यू ले लिया, ये वी ले लिया, ये हमारे पास डब्ल्यू ले लिया, एक जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक जहाँ से हुई। हाँ ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या, डायग्राम से समझेंगे। कह रहा है वी डब्ल्यू बी है वेक्टर स्पेस, वी और डब्ल्यू ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस दिए हैं, वी और डब्ल्यू, ध्यान रखो अभी, वी और डब्ल्यू दो वेक्टर स्पेस दिए हैं ओवर अ सेम फील्ड। कह रहे हैं कि सेम फील्ड के ऊपर, तो सेम फील्ड क्या है हमारे पास, मीन्स की जे भी इसके ऊपर और जे भी इसके ऊपर, ठीक है, कुछ भी ले लो। मेन डायग्राम मैंने वैसे बनाया कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए आपको। दो वेक्टर स्पेस लिए ओवर अ सेम फील्ड, लेट टी बी है ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, टी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मीन्स की ये चीज हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फ्रॉम जू इंटू वी, जू से इंटू वी में, जू से हमारे पास वी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एरो इधर आया देखो, जू से वी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड एस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी इंटू डब्ल्यू, वी से डब्ल्यू की तरफ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसको नाम भी दिया है, देखो कह रहे पहले हमारे पास टी ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स की ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है जू से वी तक, और दूसरी क्या कह रहा है, एस ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू तक, इसको नाम भी दे दिया, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी, ठीक है। देन क्या कह रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन एस टी इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एस टी, अब देखो उलट करना है, टी से एस तक, पहले टी गया जू से वी तक टी ट्रांसफॉर्मेशन, वी से डब्ल्यू तक एस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे कि प्रोडक्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बाय। अब देखो ये क्या है, एस टी इज इक्वल टू, हमने कोई अल्फा लिया, वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, एस ऐसे ही हो गया, और टी ऑफ अल्फा। मतलब क्या कह रहा है हमारे पास कि पहले हमने अंदर वाला फंक्शन कर लेना है डिफाइन, फिर जो आंसर आएगा उसको एस के साथ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फ्रॉम जू इंटू डब्ल्यू, और जा का आंसर है जू से सीधा डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले ये जहां से जहां गया, जहां से जहां, लेकिन जब हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, कंपोजिट प्रोडक्ट हुआ एस से टी तक, तो वो क्या हो गया कि हमने क्या कर दिया, पहले टी का लिया हमने ट्रांसफॉर्मेशन एस के साथ, फिर ठीक है, फिर एस का लिया, और ये दोनों एस से डब्ल्यू हो गए, मीन्स के ये कंबाइन हो गया फंक्शन, तो अब मुझे सीधा यू से डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला क्या है, एक जो याद रखने वाला है, फर्स्ट क्या है हमारे पास कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गया, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, एक तो फर्स्ट फार्मूला जो है, और सेकंड हमारे पास क्या है, टी ऑफ ए अल्फा, ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है और अल्फा क्या है, स्केलर है, तो ए बाहर आ गया, टी ऑफ अल्फा हो जाएगा। इसमें फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, फील्ड को,
और अल्फा बिलोंग्स टू, सॉरी अल्फा दोनों थोड़ी ना लगे, ए था ना जहाँ पे, ए बिलोंग्स टू फील्ड को कर रहा है और अल्फा बिलोंग्स टू वी को कर रहा है। ठीक है, इसको एलिमेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब ये मैंने थोड़ा सा समझाया, इन सभी को कंबाइन करके हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ना मेन, वो देखो याद रखनी है जो आपने, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी बतानी थी मैंने, कोई कहे ना बाद में कि समझाया नहीं इसलिए, अदरवाइज इसको ना भी याद करो तो कोई जरूरत नहीं, वैसे आएगा नहीं। ये हमारे पास है मेन जो याद रखना है, ए ऑफ टी अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, ये हमारे पास है। ठीक है, टी ऑफ ए एक्स प्लस बी, पहले हमने एक जे किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यही किया ना उसने, पहले जहां से जहां फिर जहां से जहां, फिर इसको कंबाइन कर दिया, तो यही बता रहे हैं, जो प्लस वाला ये मल्टीप्लाई वाला, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने जहां पे, तो क्या कह रहा है, अल्फा बाहर आ गया, टी ऑफ एक्स प्लस बीटा हमारे पास आ गया, तो जहां पे क्या होगा, टी ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखनी है बस लाइन आपने मेन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जहां से कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, तो जहां से इसको जो करने वाली चीज है वो बताता हूँ आपको। तो इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 2016 या 17, वो देख लेना आप किस में आया है, लेकिन आया है दोनों में से किसी में। तो वो अब देखो क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है, कह रहा है हमारे पास दिया था एग्जाम में, वेट मार्कर खत्म हो गया बड़ी जल्दी, T1 XY दिया है हमारे पास इज इक्वल टू 0, x, और दूसरा दिया है T2 x, y हमारे पास इज इक्वल टू y, 0। ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, और आंसर हमारे पास दिया है T1 का स्क्वायर फाइंड करो। अब हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन दिए थे कि T1 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आएगा, कि हमारे पास उसने ऑप्शन दिया था T1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, T2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, T1 T2 या T2 T1 इक्वल टू 0। इन चारों में से उसने बताया था कि क्या इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आपने चारों ऑप्शन ही ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था T1 के स्क्वायर, और फर्स्ट ही सही था। ठीक है, तो आप लाइन वाइज ही क्या करो ट्राई। तो हम पहले T1 को लेकर चलते, उसी से आ जाएगा, और वही मैंने समझाना है। ठीक है ना, फिर मैं बताता हूँ कि बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। तो T1 का उसने बोला कि इक्वल टू 0, तो T1 करेंगे। अब T1 के स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, T1 ये भी लिख सकते हैं ना, T1 के स्क्वायर ही हुई है, और अंदर क्या आ गया XY, जो कि हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं। अब अभी मैंने बताया क्या था आपको, कि जब दो दिए हो हमारे पास, ST दिया था, साथ में हमारे पास क्या X था मान लो, तो S बाहर आ TX की पहले, फिर हमने SP आए, तो उसी तरह से हमारे पास T1 एक बाहर ही रहा, और अंदर वाले T1 XY की हमने सोल्व कर दिया। पहले इसको सोल्व करने हैं, सिर्फ T1 बाहर रहा है सही। ठीक है, अब T1 XY की हमारे पास आंसर दिया हुआ है, T1 XY दिया है 0, तो T1 ये तो बाहर ही रहा, और इसका क्या आ गया 0, ठीक है, इसका आंसर पूरे का आ गया। T1 ट्रांसफॉर्मेशन XY का आंसर दिया 0, अब फिर से हमारे पास क्या कह रहा है, फिर से T1 ही आया, तो T1 XY का आंसर आना चाहिए। तो क्या आएगा, देखो पहले जो X वाली वैल्यू थी इसमें, वो आ गई हमारे पास Y वाली जगह पे। ठीक है, तो जहां पे जो X वाली वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, Y वाली जगह पे, तो जहां तो आ गया 0, X वाली वैल्यू Y वाली जगह आ गई, तो ये 0 बन गया, क्योंकि जहां 0 था, जहां से देखना हमने। और दूसरा क्या है, जहां तो X 0 हमने खुद से लगाया, तो ये भी 0 हो गया, तो यही हुआ ना, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लेकर चले थे। अगर हम T2 लेकर चलते तो वो नहीं आता। एक मैं बता देता हूँ, वैसे एग्जाम में यही आंसर था, सभी बता देता हूँ मैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। T2 का स्क्वायर होगा तो T2 x, y आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास T2 एक बाहर रहेगा, और इसका क्या आएगा y, 0। फिर हमने क्या किया, T2 को फिर से करेंगे, तो क्या आया, x वाली जगह पे क्या आ रहा है, y वाली वैल्यू, तो x वाली जगह पे y वाली वैल्यू 0 हो गई, और बाद में क्या कह रहा है 0 हमारे पास, तो T2 भी हमारे पास हो गया स्क्वायर 0, जी 0 ही बन रहा है। आई थिंक जो ऑप्शन में नहीं होगा एग्जाम में, वो मुझे याद नहीं अभी। तो इस तरह से हुआ। इसी तरह T1 T2 होगा, तो पहले T2 का करेंगे फिर T1। ठीक है, इसी तरह से T2 T1 होगा, तो T1 पहले करेंगे फिर T2 का फंक्शन। जैसे फंक्शन होता है ना, आपने फंक्शन किया होगा, अगर नहीं किया तो मैंने ओपन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा जो करवाई हुई है, पूरा फंक्शन में डिटेल में ग्राफिकल करवाई हुई है। और जब हम करेंगे ना कोनी सेक्शन वगैरह सारा करना है, तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि वो फंक्शन वाली भी आप वीडियो देखो, ओपन वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफ बताए हुए हैं, उसका मैं यूज करवाऊंगा बीच में, लेकिन वो वहां पे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो काफी 2-3 घंटे की बनी है। अगर कंबाइन कर दे सारी वीडियोस को, तो उतना मैं दोबारा समझा नहीं पाऊंगा डिटेल में, तो वहां से आपको ज्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा वो चीज। ठीक है, तो वो जब आएगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि वेक्टर स्पेस के लिए पहले आप ग्रुप को पढ़ लो, ताकि आपको वेक्टर स्पेस में फील्ड का आपको पता चल जाए। ठीक है, और वो एग्जाम में आई हुई चीज है, जो भी मैं कह रहा कि एक्स्ट्रा है, वो
और मैं करवाऊंगा भी नहीं जहाँ जहाँ पे, क्योंकि पहले पूरा कर लें फिर ओपन प्लेटफॉर्म है, बाद में भी हो जाएगा क्योंकि सिलेबस कुछ पता नहीं एग्जाम कब आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ आपकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, वो टॉपिक आपका क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आई थिंक स्ट्रेट लाइन करेंगे स्टार्ट, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इनइक्वालिटी से पहले हमने क्या किया, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का जो हमारे पास 3D वाला हो गया, जो स्ट्रेट लाइन, वो सारी आपस में क्या कनेक्टेड है, तो सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे अब। तो अब आपको किसी बच्चे ने अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को तो पहले लाइक किया करो और मेरे चैनल को शेयर किया करो, ताकि बच्चे हमारे को ओपन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकें। और किसी ने अगर पेड लेना हो ग्रुप और किसी ने, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मिस कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो आई थिंक कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे नहीं दे रहा, मैंने खुद अपने टाइम पे जो 10 से 12,000 की कोचिंग चल रही है। ठीक है, अगर आप देखो तो 5,000 बहुत कम है और आपको सारा कुछ मिल भी रहा है, ये नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर किसी फ्रेंड को चाहिए, रिलेटिव आपको, उससे सजेस्ट कर सकते हो, उसको नंबर दे सकते हो 8699337127। ठीक है, तो अभी के लिए इतने। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करो और चैनल को शेयर करो। ठीक है, और जो लिंक भेजा वो किसी को शेयर मत करना, नहीं तो फिर कट हो जाएगा, तो मैं दोबारा शेयर नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि वो वन टाइम ही शेयरिंग होता है। तो वैसे आप चैनल पे जाके शेयर कर सकते हो और सभी को बताओ। ठीक है, तो अभी के लिए इतने और थैंक यू।